अच्छा, आपके घर में भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि आपके घर के कोई मेंबर आपको बोलते हैं कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो आप तुरंत अपने छोटे भाई या बहन को देखते हैं और बोलते हैं जाओ तुम एक गिलास पानी लेकर के आओ। तो यहाँ पे आपका जो छोटा भाई या बहन है वो आपका क्या होता है? आपका एजेंट होता है, जो आपका काम आपकी जगह पे जाकर के करता है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है अभिकर्ता के बारे में। अभिकर्ता किसे कहते हैं, अभिकर्ता और नौकर में अंतर क्या है, अभिकर्ता के अधिकार क्या हैं, अधिकर्ता के कर्तव्य क्या हैं और अभिकर्ता के कितने प्रकार होते हैं। ये सारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और आपके बाकी भी जो लीगल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब धाराओं के से शुरू करते हैं, क्योंकि धाराओं से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि बिना धाराओं के हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले चलिए संविदा अधिनियम की धारा 182 में क्या है 182। ये 182 ही जो है ना वो अभिकर्ता या एजेंट को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, और वो कहता है कि अभिकर्ता या एजेंट वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य कर रहा है और किसी अन्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब वो जिसके लिए कर रहा है वो उसका मालिक हुआ, वो थर्ड पर्सन है जिसके लिए वो काम कर रहा है। जैसे आप अगर किसी और के कहने पे पानी ला रहे हैं तो आप पानी किसी और के लिए ला रहे हैं, और किसी और, जैसे आपकी बड़ी बहन ने आपको बोला पानी लाने के लिए अपने पापा के लिए, तो आप अपनी बड़ी बहन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एजेंट। यही होता है एजेंट। जब आप किसी की तरफ से काम करते हैं, किसी का प्रतिनिधित्व करते हुए काम करते हैं, तो वो एजेंट हो जाते हैं। अब ये एजेंट आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। जैसे दुकान में हम जाते हैं तो जो दुकानदार सामान बेच रहा होता है उसने तो उसका प्रोडक्शन किया नहीं है, वो कहीं से खरीद के लाता है और फिर बेचता है। और कई बार क्या होता है, थोक विक्रेता और छोटे दुकान वालों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उनके एजेंट की तरह काम करते हैं। आप अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो ऐसे बहुत सारे एजेंट आपको दिख जाएंगे जो काम करते हैं। और इसके अलावा जो वकील होते हैं, अभिवक्ता होते हैं, वो भी एक तरह से मुवक्किल और उसके बीच में एजेंट का काम करते हैं। तो इसलिए अब हमको देखना है कि आखिर एजेंट कितने तरह के होते हैं, मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें वेरियस क्लासेस ऑफ एजेंट में बेसिकली दो पार्ट आप बांट लीजिए। एक तरफ होते हैं व्यापारिक एजेंट और दूसरी तरफ होते हैं गैर व्यापारिक एजेंट, क्योंकि एजेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, इकोनॉमिकल कमर्शियल उसमें पर्पज़ में। अब इसमें कमर्शियल पर्पज़ वाले में भी एजेंट के कई टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं आढ़तिया। बहुत ही यूज टू हिंदी वर्ड है आढ़तिया, अक्सर बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसको माल का विक्रेता जो है ना, वो अपना माल चढ़ा करके सामान का बिल दे देता है, और वो माल उसी अपने ही नाम पर बेचता है, अपने मालिक के नाम पर नहीं बेचता है। मालिक मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो पता भी नहीं है कि ये सामान का मालिक कोई और है। वो हुआ फैक्टर या आड़तिया। दूसरा होता है दलाल। दलाल जो कि आपने ब्रोकर का नाम बहुत ही इजीली सुना होगा। जैसे कि आप जब मकान खरीदने जाते हैं तो आपको कौन मिलता है, ब्रोकर मिलता है। मकान मालिक से डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते हैं, बीच में ब्रोकर होता है जो काम करता है दलाली का, उसको दलाली मिलती है। इसीलिए दलाल उसी व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के नाम पे काम करके दलाली वसूलता है। तीसरा होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट कौन होते हैं, ऐसे इंसान को कहा जाता है जो विदेशी बाजार में जाके माल खरीदने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है, वो हो गया कमीशन एजेंट। चौथा होता है डेल क्रेडिट एजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें अपना पारिश्रमिक, अपना पैसा ले, अतिरिक्त पारिश्रमिक लेकर वो माल बेचते हैं। मतलब जितना मिलना चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा लेकर के सामान को बेचते हैं, और अपने मालिक को ये आश्वासन देते हैं कि संविदा के अनुसार ही बेच रहे हैं, मालिक को पता भी नहीं होता है। ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। पांचवा होता है नीलाम करने वाले एजेंट, जो होते हैं जैसे मकान की बोली लगाई जाती है, जो सबसे ऊंची बोली लगता है उसको बेच दिया जाता है, तो वो जो एजेंट होते हैं सार्वजनिक नीलामी करते हैं, वो होते हैं एजेंट। इसके बाद होते हैं बैंकर। जो भी बैंकर्स हैं ना, वो बेसिकली ग्राहक और बैंक के बीच में एजेंट का काम करते हैं। अक्सर हमारे पास फ़ोन भी आता है ना, आपको लोन लेना, ये सब कौन है, वो एजेंट्स हैं जो फ़ोन करते हैं हमें। अब हम चलते हैं नॉन कमर्शियल एजेंट्स, मतलब गैर व्यापारिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, कानूनी सलाहकार, जो हम लोग वकील जो भी होते हैं, जो लॉ किए हैं, जो वकालत कर रहे हैं, वो सब क्या है, एक एजेंट है। लेकिन श्री MC शुक्ल ने अपनी मर्केंटाइल लॉ नामक किताब में लिखा कि अंग्रेजी विधि में प्रचलित प्रथा के अनुसार कोई एडवोकेट या बैरिस्टर अपने मुवक्किल का एजेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसी संविदा उनके मध्य होती ही नहीं है। इसलिए वो अपने मुवक्किल की ओर से मुकदमे की पैरवी करता है, एजेंट की हैसियत से नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ मुकदमे के उसके वकील होने के नाम पर। लेकिन
और भारत में भी यही है, पैरवी करने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं अटॉर्नी। अटॉर्नी के बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे कि अटॉर्नी एक एजेंट होता है जो उसके मालिक द्वारा जो भी काम दिया जाता है उसके मालिक का अधिकार का प्रयोग करके, जिसे कहते हैं ना अटॉर्नी जनरल, वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी जाती है, जो काम करता है मालिक की जगह पे, वो हो गया अटॉर्नी। तीसरा होता है प्लीडर या अधिवक्ता, जो मौक्किल की ओर से, प्लीडर अपने मौक्किल की ओर से केवल उस स्थिति में ही वाद का संचालन या प्रतिनिधित्व कर सकता है कि उसको मौक्किल ने उसको उसकी जगह पे बनाया है, इसलिए वो चीज़ ये। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने के लिए है कि एडवोकेट या बैरिस्टर अपने मुवक्किल के बिहाफ पर मुकदमे में समझौता कर सकते हैं, पर प्लीडर जो है अपने मुवक्किल के सहमति के बिना, कंसर्ट के बिना ऐसा नहीं कर सकता। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लीडर और अधिवक्ता या वकील में। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है हस्बैंड वाइफ का, पति और पत्नी के बीच में अभिकरण की क्या अवधारणा है इसमें। तो पति और पत्नी के संबंध में कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्या पत्नी अपने पति की एजेंट होती है? क्योंकि देखते हैं बात बात में पति जो है अपनी पत्नी को ऑर्डर दे देता है, तुम ये करके लाओ, अच्छा तुम ये कर लो मेरे बदले में। और ऐसी स्थिति है तो किस हद तक वो एजेंट है पति की, ये कैसे समझ पाएंगे? तो इसमें केस है गिरधारी लाल बनाम क्रोफोर्ड। ये इसके मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि पत्नी द्वारा लिए गए ऋण के पति का दायित्व अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि पति पत्नी द्वारा लिए गए ऋण का भी उत्तरदायी होगा, जबकि ये सिद्ध कर दिया जाए कि पत्नी ने जो किया है उसके लिए उसके पति ने उसको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ढंग से अधिकृत किया था। अब इस प्रकार जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है उसे पति के नाम पे घरेलू सामान खरीदने का पूरा अधिकार होता है। मतलब आप फुल शॉपिंग कर सकती हैं, क्योंकि आप तो अपने जो भी यहाँ पर अगर जो लेडीज़ इस क्लास को सुन रहे, मैं उनको बताऊँ कि आप फुल शॉपिंग कर सकते हैं अपने पति के बिहाफ पर, क्योंकि आप क्या हैं, अपने पति की एजेंट हैं, तो आपको इस बात का पूरा राइट है। अब हॉर्नबी का कथन है कि जब तक लोग घरों में रहते रहेंगे तब तक सामान्यतः पत्नी घरेलू सामान खरीदेगी और पति मूल्य का भुगतान करेगा। तो एजेंट संबंधी विधि पति पत्नी के रिश्ते पर लागू होती रहेगी। बस 3 शर्त पूरी होनी चाहिए। एक तो पति पत्नी साथ साथ रह रहे हों, दोनों एक ही घर में रह रहे हों, और पत्नी घर का प्रबंध यानी मैनेजमेंट करती हो। इसमें डेबनहाम बनाम मेलन का एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो इसमें प्रतिवादी है वो एक होटल में मैनेजमेंट में था, प्रबंधक था, और उसी होटल में उसकी पत्नी मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट देखती थी, वो भी उसी के हैसियत से काम कर रही थी। अब दोनों ही उस होटल के एक कमरे में रहते थे, उनका कोई दूसरा घर नहीं था। पत्नी ने दुकानदार से कपड़ा उधार खरीदा। ये निर्णय लिया गया कि पति दायी नहीं है यहाँ, क्योंकि पत्नी किसी घर की प्रबंधक नहीं है, वो होटल की प्रबंधक है, वो होटल के कमरे में रह रही है। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला सवाल उठता है कि एजेंट और नौकर में क्या अंतर है भाई, इसमें क्या कैसे अंतर निकाला जा सकता है? एकदम थॉट प्रोसेस में आपको लाइए, आपके घर में कोई जो अगर काम करते हो उनके में और कोई एजेंट, 2 लोगों को अपने दिमाग में ले करके चलिए तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जो एजेंट या भी करता है वो मालिक के निर्देश के अनुसार काम करता है। यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, निर्देश के अनुसार काम करता है, जबकि नौकर जो है मालिक के आदेश के अनुसार काम करता है। मतलब मालिक जो है वो नौकर को आदेश देता है, ना कि निर्देश देता है। जो एजेंट है वो उस पर, जो उसका मालिक होता है उसका नियंत्रण नहीं होता कि तुम मेरे कंट्रोल में हो, जबकि नौकर पर मालिक का नियंत्रण होता है, छुट्टी देनी है नहीं देनी है, सारी चीज़ें। नौकर को क्या मिलता है, वेतन या मजदूरी मिलती है, जबकि जो एजेंट होता है उसको कमीशन मिलता है। नौकर एक बार में एक ही मालिक के अंडर में काम कर सकता है, जबकि जो एजेंट होता है वो एक समय में कई लोगों के अंडर में काम करता है, कई मालिक हो सकते हैं। नौकर और मालिक के बीच में कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लिखित संविदा नहीं होती, जबकि एजेंट जो है मालिक से संविदा करके उसके अनुसार काम करता है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो एजेंट है उसको अधिकार क्या क्या हैं। अभी तक तो हमने एजेंट के बारे में सब चीज़ें जान ली, लेकिन उसका अधिकार जानना भी जरूरी है। तो एजेंट के अधिकार का अर्थ होता है एजेंट द्वारा किए गए जो काम हैं, मालिक उनको बाध्य करने की शक्ति है मालिक के पास। कितने काम है उसका लिमिटेशन ज़रूरी है, एक बॉर्डर लाइन, एक सीमा रेखा बहुत ज़रूरी है कि भैया ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, इतने ही अंदर में तुमको काम करना है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, मालिक का प्रतिनिधित्व करता है एजेंट। तो उसमें सबसे पहला अधिकार होगा उसका अभिव्यक्त अधिकार। अभिव्यक्त अधिकार मतलब जिसको लिखित या मौखिक प्राधिकार दिया होना चाहिए, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी, कि तुम मेरे बदले इस जगह पर हो। एजेंट को बताया गया कि तुम्हें मैं पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ अपनी कंपनी का, अब कंपनी में जो भी काम होगा वो तुम देखोगे। वो लिखित होना चाहिए, ना कि मौखिक होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, लिखित प्राधिकार का भी अतिक्रमण हो जाता है। जैसे कि एक एजेंट को ऋण लेने का अधिकार दिया गया कि चलो हम तुमको पावर अटर्नी दे रहे हैं, कंपनी के लिए कोई ज़रूरत होगा तो तुम ऋण ले सकते हो, पर उसने क्या किया, ज़्यादा ऋण ले लिया।
तो यहाँ पर मालिक बाध्य होगा उसको चुकाने के लिए, क्योंकि उसने खुद ही पावर ऑफ अटर्नी दी है ना। ये होता है अभिव्यक्त अधिकार। दूसरा है विवक्षित प्राधिकार। विवक्षित प्राधिकार का एग्जाम्पल से, हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके समझिएगा तो समझ में आएगा। मालिक के आचरण से उत्पन्न होने वाला प्राधिकार, जैसे कि एक व्यक्ति को रेलवे के कुछ अंश खरीदने का अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसका मालिक का जो है ना स्टेटस, उसके आधार पर दिया गया, ना कि उसके एजेंट के स्टेटस के आधार पर दिया गया। तीसरा है आपातकालीन प्राधिकार। क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वैसे तो नॉर्मली जो एजेंट है वो अपने मालिक के निर्देश के हिसाब से ही काम करता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो मालिक की सुरक्षा के लिए कुछ काम उसको करने का अधिकार है। चौथा है प्रकट अधिकार, जिसमें दूसरों को दिखने वाले अधिकार। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो दूसरों को दिखते हैं। अब इसके एजेंट के अधिकार में और है, जैसे वो रास्ते में कोई माल उसको रोकने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति अगर हो जाती है तो वो माल रोक सकता है। दूसरा, पारिश्रमिक पाने का अधिकार। निःशुल्क सेवा में पारिश्रमिक उसको नहीं मिलेगा। सौदा अगर उसने पूरा नहीं किया तो भी उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। अगर स्वामी का अपने मालिक की बात की उपेक्षा की या कोई चूक कर दिया तो उसमें वो वाद दायर कर सकता है। गलत व्यवहार करने पे भी उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी मामलों में उसको कमीशन और पारिश्रमिक मिलेगा। ये धारा 219, 217 और 221 में क्या कहा गया? धारणाधिकार। मतलब माल पर एजेंट का आधिपत्य होता है। ऐसे में वो माल तब तक रख सकता है जब तक उसको पारिश्रमिक ना मिल जाए। सामान अगर उसने छोड़ दिया तो उसका अधिकार छूट जाएगा। इसलिए अगर उसको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है तो वो माल को अपने पास रख सकता है पारिश्रमिक मिलने तक। 222, 223 कहता है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। जैसे मान लो किसी एजेंट को किसी ने कहा कि तुम ये पशु सारे बेच दो। उसने क्या किया? पशुओं को बेच दिया। बाद में पता चला कि वो तो वो मालिक था ही नहीं उस पशुओं का। तो अब क्या है? वो क्षतिपूर्ति मालिक के था ही नहीं, तो क्षतिपूर्ति मिल सकती है उसको, क्योंकि उसने तो अपना काम किया ना। धारा 225 कहती है कि प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। मतलब स्वामी की गलती से अगर एजेंट को कोई क्षति हो जाए तो उसको प्रतिकर मिल सकता है, अगर स्वामी की गलती से हो जाए तो। अब कर्तव्य क्या है उसके? सबसे पहले उसके स्वामी ने, मालिक ने जो भी उसको काम सौंपा उसको बहुत ही ईमानदारी से करना और बहुत ही गंभीरता से करना। अगर नहीं करता तो संविदा भंग माना जाएगा। जैसे मान लो मालिक ने बोला गोदाम 1 में सामान रख दो और उसने गलती से गोदाम 2 में सामान रख दिया और रात में गोदाम 2 में ही आग लग गई, तो क्या होगा? उसको क्षति देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मालिक की आज्ञा को ध्यान से सुना नहीं, आदेश को, निर्देश को। दूसरा, निर्देश के अभाव। मान लीजिए कई बार होता है कि मालिक कोई निर्देश नहीं दे पाता है, ऐसे में उसको अपना दिमाग नहीं यूज़ करना। उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वो है ना प्रथा है उसके अनुसार, उस डील के हिसाब से उसको फॉलो करना है, अगर मालिक से उसको निर्देश नहीं मिला है। और तब उसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई क्षति हो जाती है या प्रॉफिट हो जाता है उसके इस डिसीजन से, दोनों ही वो मालिक के साथ शेयर करेगा। तीसरा, उसको परिश्रम से काम करना परिस्थिति को देखते हुए। चौथा, स्वामी के मामले में अभिसूचित रहे। मतलब मालिक से लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहना है, उसको मालिक से कम्युनिकेशन नहीं तोड़ना है। पांचवा, स्वतः सौदेबाजी ना करे। खुद से आगे बढ़कर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। छठा, व्यापार का लेखा जोखा रखना उसकी जिम्मेदारी होती है, सारा इनपुट आउटपुट। सातवां, संपत्ति पर नज़र ना रखे कि हम अपने काम से ज़्यादा मालिक की कितनी संपत्ति, उस पर नज़र नहीं रखना है। आठवां, सूचना उसको मिलती रहे, जगह जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, पर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो अपने मालिक के विरोध में ना करे। और नौवां, अपना अधिकार किसी और को ना दे। ये नहीं कि आपको मालिक ने बोला है कि ये ट्रक जो है तुम वो लोड करके गोदाम तक पहुंचा दो, और उसने क्या किया? किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया चलो तुम पहुंचा दो, और रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई। इससे क्या हुआ? थर्ड पर्सन को देने से उसने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, तो उस अधिकार का मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए एजेंट की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, अधिकार होता है और कर्तव्य होता है। दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मुझे लगता है कि एजेंट या अभिकर्ता से रिलेटेड कोई भी सवाल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा केस लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये धाराएं क्लियर होनी चाहिए। धारा 217, 219, 221, 222, 223, 225। अगर धाराओं के साथ आप आंसर लिखिएगा तो बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल आपको और भी क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। लेटेस्ट अपलोड में आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहे या कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी इसका जवाब दे दूं। जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। इस क्लास को सुनने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाइएगा और तब बुक रीडिंग करिएगा, तो आपको देखिएगा ये टॉपिक आपका कितना ईजिली क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। और डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप लॉ को पढ़ते हैं ना, कोई भी टॉपिक को, तो आप बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज होती है ना वैसे पढ़ने में बहुत टफ लगती है, लेकिन जब उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं तो हमें वही सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगता है। और राइटिंग में क्या करना, फैक्ट और कंसेप्ट को मिला करके आंसर राइटिंग करनी है, तभी वो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।